नमस्कार, मैं रवि मेहरा एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज राइसनगर की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज बीएससी सेकेंड ईयर की जो अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट में अपने पास है प्रथम यूनिट फर्स्ट जो है अपने पास है प्रथम संक्रमण श्रेणी। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट नाम से अपने पास फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले संक्रमण श्रेणी होती क्या है। तो जो अपने पास डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 ns1 और 2 होता है। n-1 D1 से 10 ns1 और 2 होता है। यह तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक स्थित होते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक स्थित होते हैं। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक तत्वों को। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि अब इसके 3 रीजन है इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है। तो जो अपने पास फर्स्ट रीजन है, क्योंकि यह एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं। एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित होते हैं, इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। सेकंड जो रीजन है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्ष में जाता है, प्लेटिमल ऑर्बिटल में जाता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उपांत्य कक्ष में जाता है। उपांत्य कक्ष का मीन जो है अपने पास, ये अपने पास सेंटर है नाभिक, और ये अपने पास कक्षक है, कोई भी ऑर्बिटल है। और अपने जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं n-1 D1 to 10 ns1 और 2। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में मूव करता है, जैसे यहाँ आपने लिख लेते हैं 4s। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास 4s में फिल होते हैं। उसके बाद n-1, n जो है वो अपने पास ये नंबर है 4, तो 4 - 1 अपने पास 3 हो जाएगा, 3d। ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 ये जाता रहेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास s में मूव कर रहा है, और s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो d कक्षक में जा रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन s कक्षक में, फिर s कक्षक से d कक्षक में, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर वाला जो कक्षक होता है, पहले बाहर वाला कक्षक जो होता है उसको अपने श्योनजी कक्ष बोलते हैं, वैलेंस शेल, और जो अंदर वाला कक्ष होता है उसको अपने बोलते हैं उपांत्य कक्ष। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर से अंदर की तरफ यानी कि उपांत्य कक्ष में जाता है, इसका इन्हें क्या बोला जाता है, अपने संक्रमण तत्व कह देते हैं। ठीक है। तीसरा जो रीजन है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है कि इसको डी ब्लॉक तत्वों को अपने संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, यदि इनके पास स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं, अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो इन तत्वों को अपने क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। यदि इनके पास कौन से अपूर्ण डी कक्षक होने चाहिए, कंडीशन क्या है आपके पास, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में ऐसे तत्व जिनके पास अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, अपने संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये अपने पास 3 रीजन है। पहला तो ये एस और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इस कारण इन्हें संक्रमण तत्व बोल देते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उपांत्य कक्ष में जाता है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनमें अपूर्ण डी कक्षक पाया जाता है, अपूर्ण का मतलब है D1 से लेके D9 तक कुछ भी हो,
डी में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक कुछ भी हो, वो अपने पास क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। लेकिन आपके पास D10 आ गए, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 10 आते हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आपके पास संक्रमण तत्व नहीं होता, वो सिर्फ आपके पास कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल या नोट लिख लेते हैं यहाँ, जिंक 30, कैडमियम 48 और मरकरी 80। नीचे इनका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है। जिंक अपने पास 30 है, कैडमियम 48 और मरकरी 80। डी ब्लॉक तत्व तो हैं, डी ब्लॉक तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? तो इसका रीजन क्या है अपने पास, जिंक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं अपने, जिंक 30, ऑर्गन 3d10 4s2। तो इसके पास डी कक्षक कैसा है, अपने पास पूर्ण भरा है, और जिनके पास पूर्ण भरे कक्षक होते हैं वो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। जैसे कैडमियम 48, इसके लिए अपने पास क्रिप्टोन 36 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 4d10 5s2, ये हो जाएगा अपने पास 48। तो इसमें भी अपने पास डी कक्षक जो है वो पूर्ण भरा है। उसके बाद मरकरी 80, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनोन 54 4f14 5d10 6s2। तो इन सब में क्या है, अपने पास डी कक्षक जो है वो पूर्ण भरा है, और जिनमें डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं वो अपने पास संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, केवल डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब अपने को यहाँ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉपर 29 में पूर्ण भरा डी कक्षक है, में पूर्ण भरा डी कक्षक होता है, डी कक्षक होता है, लेकिन ये संक्रमण तत्व है। क्यों? कॉपर में पूर्ण भरा डी कक्षक है, लेकिन ये संक्रमण तत्व होता है। क्यों? तो अपने जो थर्ड नोट लिखा था, थर्ड नोट में अपने पास क्या था, यदि उसके पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में उसके पास अगर आपके पास क्या होगा, अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होता है, तो जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 29, ऑर्गन 3d10 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन इसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो अपने पास क्या होता है, +2। तो +2 में ऑर्गन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसके पास क्या आ जाएगा, 3d9। तो कॉपर के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, इसके पास अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होता है, इस कारण अपने कॉपर को क्या बोल देते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉपर में पूर्ण भरा डी कक्षक है, लेकिन फिर भी इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? तो रीजन क्या है, क्योंकि इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल जो है वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो आपके पास +2 है। तो इस अवस्था में इसके पास क्या होता है कि अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होते हैं, इस कारण अपने इसको क्या बोल देते हैं, संक्रमण तत्व बोल देते हैं। अब है अपने पास संक्रमण तत्वों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण तत्वों के गुण। तो फर्स्ट तो आपके पास वही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अपने उसको सभी को ध्यान है, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है उसमें स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्व आते हैं। 10 एलिमेंट होते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी में, स्कैंडियम 21 से लेकर आपके पास क्या आएगा, जिंक 30 तक के जो एलिमेंट होते हैं वो प्रथम संक्रमण श्रेणी में आते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने सभी को ध्यान है कि स्कैंडियम जो होता है 21, ऑर्गन 3d1 4s2, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आएगा 22 पर, ऑर्गन 3d2 4s2, फिर वैलेडियम 23, ऑर्गन 3d3 4s2, फिर क्रोमियम 24। ये अपने पास एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d3 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है, 3d5 4s1। और अपने को पता है कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, अपूर्ण डी कक्षक होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से और ग्रहण कर लेता है। इसका ये एक्सेप्शन केस में आएगा अपने पास ऑर्गन 3d5 4s1 होता है। नेक्स्ट जो है 25 पर मैग्नीज आता है अपने पास,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s2, फिर Fe26 पर ऑर्गन 3d6 4s2, फिर 27 पर कोबाल्ट आता है CO, आर्गन 3d7 4s2, फिर 28 पर निकल आ जाएगा अपने पास ऑर्गन 3d8 4s2, और 29 पर अपने पास कॉपर आएगा। और ये भी एक्सेप्शन केस होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पास s कक्षक से d कक्षक में आया था, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आएगा इसका 3d10 4s1 होता है। तो इसके पास भी पूर्ण भरे d कक्षक है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसका नहीं क्या कर लेता है 3d10 4s1। और लास्ट जो होता है वो Zn होता है 30 नंबर पर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इसका, या फर्स्ट गुण था अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संक्रमण तत्वों का। तो संक्रमण तत्वों के फर्स्ट संक्रमण श्रेणी जो होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अपने पास उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें दो एक्सेप्शन केस आते हैं, एक तो 24 पर और एक 29 पर, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है अपने पास परमाणु आकार, एटॉमिक साइज है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है अपने पास परमाणु आकार। परमाणु आकार में क्या होता है अपने पास जो एलिमेंट होते हैं वो ऐसे आवर्त सारणी में ऐसे स्थित होते हैं। स्कैंडियम 21 पर है, टाइटेनियम 22, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये अपने पास एलिमेंट हैं, ग्रुप 3 से लेके 12 तक स्थित होते हैं। ग्रुप 3 से लेके 12 तक। अब अपने को पता है कि परमाणु आकार आवर्त में बाएं से दाएं जाना है अपने को। आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार का मान क्या होना चाहिए अपने पास, कम होना चाहिए। लेकिन जो संक्रमण तत्व उनका परमाणु आकार जो होता है वो अनियमित चेंज होता है, अपने पास वेरिएबल चेंज जो होते हैं। इसका रीजन अपने पास ये होता है, तो संक्रमण तत्वों का जो परमाणु आकार है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अनियमित परिवर्तित होता है, वेरिएबल चेंज होंगे। संक्रमण तत्वों का जो परमाणु आकार होता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अनियमित चेंज होता है, क्योंकि इनका परमाणु आकार दो कारकों पर निर्भर करता है। परमाणु आकार दो कारकों पर निर्भर करेगा। फर्स्ट तो है आपके पास नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज है, और सेकंड जो है अपने पास परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। सेकंड जो है वो अपने पास परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। तो दो कारकों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट जो है नाभिकीय आवेश और सेकंड जो है परिरक्षण प्रभाव है। तो फर्स्ट अपने करते हैं यहाँ नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, अब अपने को ये पता है कि अगर अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन तो अपने 4s ऑर्बिटल में मूव कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डी कक्षक में जाता रहता है। तो स्कैंडियम में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वेलेडियम में, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वेलेडियम में 3, क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम में भी 5 होते हैं डी कक्षक में, Fe में 6। तो अपने क्या करते हैं, डी कक्षक में जैसे ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो करते हैं वो फिल करते रहते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है अपने पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो नाभिकीय चार्ज भी अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो आप लोगों के पास बढ़ जाएगा। और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परमाणु आकार अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के मान में क्रमिक वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक के मान में क्रमिक वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, जिससे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती है।
अतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे परमाणु आकार का मान क्या हो जाएगा अपने पास, कम हो जाएगा। परमाणु आकार जो है वो अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अपने को ये ध्यान है कि ये नाभिक है, नाभिक में आपके पास यहाँ प्रोटॉन है, तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अपने पास ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाना था, लेकिन जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाएगा। अंदर की तरफ जाते ही इसका साइज क्या हो जाता है, अपने पास लेस हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नाभिक जो है, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे और उनका जो साइज होता है वो पहले से क्या हो जाता है, अपने पास लेस हो जाता है। तो नाभिकीय आवेश से परमाणु आकार के मान में क्या होती है, अपने पास कमी हो जाती है। तो फर्स्ट जो फैक्टर था नाभिकीय आवेश, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश के मान में। सेकंड जो अपने पास फैक्टर था वो है अपने पास परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट। अब अपने ये पहले बात कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे पहले 4s ऑर्बिटल में मूव करता है और उसके बाद 3d ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन जो है जैसे ही अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास d ऑर्बिटल में मूव करता जाता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 4s इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपल करता है। इलेक्ट्रॉन जो है पहले बाहर होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इस प्रतिकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले से थोड़ा बाहर आ जाता है, पहले से अपने पास क्या आ जाएगा, थोड़ा बाहर आ जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ गया है और साइज बढ़ते ही आपके पास न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो कम हो जाता है, तो नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। तो परिरक्षण प्रभाव किसे बोलते हैं, अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण बल की रक्षा करना। बाह्यतम कक्ष या स्योंजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा करना क्या कहलाता है, अपने पास परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो स्योंजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की, स्योंजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा करना, नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा करना क्या कहलाता है, अपने पास शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर आ गया है, तो अपने को पता है कि अपने जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में बढ़ते जाते हैं। डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आ जाते हैं, तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाहर आ जाएंगे, तो जिसका उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती है, परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि होती है, जिससे आकार के मान में वृद्धि हो जाएगी, परमाणु आकार के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो ये दो फैक्टर हैं जिन पर परमाणु आकार डिपेंड करता है। एक तो नाभिकीय आवेश है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु आकार का मान कम हो जाता है। सेकंड जो फैक्टर था अपने पास परिरक्षण प्रभाव था, और परिरक्षण प्रभाव आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, तो अपने पास साइज में क्या हो जाती है, वहां वृद्धि हो जाती है। अब जो स्टार्टिंग एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वैलेडियम, शुरुआती तत्वों के लिए नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है। नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से अधिक होता है, जिस कारण इनका आकार क्या हो जाएगा, अपने पास कम हो जाता है। मध्य के तत्वों के लिए क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, मध्य के तत्वों के लिए दोनों प्रभाव बराबर, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर होते हैं, जिस कारण इनका आकार जो होता है वो अपने पास लगभग बराबर हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश तो आकार के मान को कम करता है और परिरक्षण प्रभाव क्या करता है, आकार को बढ़ा देता है। तो दोनों फैक्टर अगर इक्वल होंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर देते हैं, इस कारण इनका जो परमाणु आकार होता है वो अपने पास क्या हो जाएगा, लगभग बराबर होता है। अब जो लास्ट एलिमेंट होते हैं अपने पास निकल, कॉपर और जिंक, लेकिन अंतिम तत्वों के लिए परिरक्षण प्रभाव का मान
नाभिकीय आवेश से अधिक हो जाता है, जिस कारण इनका परमाणु आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वेरिएबल चेंज हो रहा है, पहले परमाणु आकार का मान कम है, बीच में आके आकार लगभग बराबर हो गया और लास्ट में जाते जाते आकार के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। तो संक्रमण तत्वों का जो परमाणु आकार होता है उनमें अनियमित चेंज होते हैं। स्टार्टिंग के एलिमेंट के लिए नाभिकीय आवेश का मान परिलक्षण प्रभाव से ज्यादा होता है, इस कारण उनका आकार कम होता है। मध्य के तत्वों में दोनों फैक्टर बराबर होते हैं, इस कारण उनका आकार भी लगभग बराबर हो जाता है। और लास्ट में जाके उनका जो एलिमेंट होते हैं उनके लिए सील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव के मान में वृद्धि हो जाती है, इस कारण उनका आकार जो होता है वो अपने पास बढ़ जाता है। ये अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी थी परमाणु आकार। अब अपने पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसके लिए, वो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है आयनन विभव, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी, आयनन विभव या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अपने सभी को पता है कि आयनन विभव जो होता है किसी बाह्यतम कक्ष, किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को अपने क्या बोलते हैं, आयनन विभव कहते हैं। किसी बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ही अपने क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और जो आयनन ऊर्जा होती है वो परमाणु आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयनन विभव जो होता है वो परमाणु आकार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अपने परमाणु आकार के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि परमाणु आकार अनियमित चेंज होता है, तो आईपी भी क्या होगा, अपने पास अनियमित चेंज होगा। अब सिंपल सी चीज है कि स्टार्टिंग के एलिमेंट जो शुरुआती तत्व होते हैं उनका परमाणु आकार अपने पास कम होता है, परमाणु आकार कम होगा तो आईपी अपने पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, मध्य के तत्वों के लिए परमाणु आकार का मान लगभग बराबर होता है, परमाणु आकार बराबर होगा तो उनका आईपी भी लगभग बराबर हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते आपके पास क्या होता है, परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है। तो अगर परमाणु आकार बढ़ जाएगा तो ये क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो आयनन विभव अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आयनन विभव से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास कि आयनन विभव जो होता है वो कैसे चेंज होता है। अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि परमाणु आकार जो है लास्ट में जाते जाते बढ़ जाता है, तो परमाणु आकार जिंक है उसका सबसे बड़ा परमाणु आकार है। परमाणु आकार जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा भी उतनी कम देनी पड़ेगी, तो उसका आयनन विभव क्या हो जाता है, अपने पास कम हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ज्यादा ऊर्जा देंगे आईपी उतना ही अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर अपने निकालने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ती है तो उसका आईपी जो होता है वो उतना ही कम हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात थी। अब अपने को ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जिंक का आयनन विभव जो होता है वो अधिक होता है क्यों, जिंक का जो आईपी होता है वो अधिक होता है क्यों। यहाँ तो अपने बोल रहे हैं कम होता है, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु आकार बड़ा होता है। लेकिन एक्सेप्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि जिंक का जो आईपी होता है वो अधिक होता है क्यों। तो रीजन आप सभी को ध्यान है कि जिंक जो होता है उसमें पूर्ण भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं, Zn30 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपने लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आर्गन 3d10 4s2। तो जिंक में पूर्ण भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं। जिंक में पूर्ण भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं, अतः इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को ऊर्जा अधिक देनी पड़ती है, इस कारण इनका आयनन विभव जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, ये जो थर्ड फैक्टर था अपने पास आईपी, वो था अपने पास। नेक्स्ट जो है अपने पास फोर्थ नंबर है, वो है ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन स्टेट। संक्रमण तत्वों की जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसके लिए ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस। तो संक्रमण तत्व जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपने को डिस्कशन करने है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है। तो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके द्वारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया जाता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। ये संक्रमण तत्वों के द्वारा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इनके लिए बाहरी दोनों कक्षों की ऊर्जा जो होती है वो लगभग समान होती है। 3d और 4s जो बाहरी दोनों कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है
ऊर्जा समान होने के कारण अपने कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। इस कारण इनके द्वारा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित किया जाता है। तो अपने को ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनकी बाहरी दोनों कक्षों की जो ऊर्जा होती है वो अपने पास क्या होती है? लगभग समान होती है। ठीक है, इस कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें ए नंबर, जो अपने पास ए नंबर है, स्कैंडियम 21 व जिंक, स्कैंडियम 21 व जिंक 30 के द्वारा क्रमशः +3 व +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित किया जाता है। स्कैंडियम व जिंक के द्वारा क्रमशः +3 व +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित किया जाता है। अब स्कैंडियम है, स्कैंडियम के द्वारा +3 ऑक्सीकरण प्रदर्शित किया जाएगा और जो जिंक होता है वो +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस अवस्था में ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक अपने को ध्यान है कि 21 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपने तो आर्गन 3d1 4s2। अब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन अंक शो करता है, तो +3 में क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल देगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालेगा, तो अपने पास क्या बचेगा? अकेला यहाँ आर्गन। तो स्कैंडियम की +3 ऑक्सीडेशन जो अंक होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके द्वारा इस अवस्था में पूर्ण भरे कक्षक या इनर्ट गैसेस जो होती हैं एक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, जो कि अधिक स्थायी होता है। आर्गन जो होता है वो इनर्ट एलिमेंट है, अपने पास एक्रिय गैसीय विन्यास को प्राप्त कर लेता है। इस कारण स्कैंडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। उसके बाद जैसे Zn है, Zn के लिए अपने क्या लिखते हैं? आर्गन 3d10 4s2। और Zn कौन सा ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है? +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है। तो Zn +2 में आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d10। तो Zn की +2 ऑक्सीकरण जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास स्थायी पूर्ण भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं, क्योंकि इसके पास स्थायी पूर्ण भरे डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो स्कैंडियम व जिंक के द्वारा क्रमशः +3 व +2 ऑक्सीकरण प्रदर्शित किया जाता है। +3 में स्कैंडियम के पास क्या होता है? एक्रिय गैस विन्यास वाला एलिमेंट होता है, और +2 में Zn के पास क्या होता है? पूर्ण भरा जो होता है ऑक्सीकरण, पूर्ण भरा जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास प्रेजेंट होता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसा संक्रमण तत्व लिखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसा संक्रमण तत्व लिखिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसा तत्व लिखिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। संक्रमण तत्व की बात हो रही है, तो आंसर आएगा अपने पास स्कैंडियम। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? स्कैंडियम। क्यों? क्योंकि Zn तो अपने बोल रहे हैं कि संक्रमण तत्व होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास पूर्ण भरा डी कक्षक है, या तो इसके पास ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, या इसके पास निम्नतम अवस्था में पूर्ण भरा डी कक्षक है, तो ये अपने पास संक्रमण तत्व है ही नहीं है, तो स्कैंडियम अकेला आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसे तत्व लिखिए जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब आपके पास आंसर क्या आएगा? स्कैंडियम और जिंक आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑक्सीकरण से रिलेटेड। थैंक यू।